धमाका होता है और पहला गॉब्लिन सीधे चेहरे पर डंबल लगते ही जमीन में धंस जाता है। बाकी गॉब्लिन्स इमारत पर टूट पड़ते हैं, पूरा कब्जा करने के लिए तैयार। लेकिन तभी पूरा कमरा चमकने लगता है और ऊपर से डंबल की बारिश शुरू हो जाती है जो सबको साफ कर देती है। इसके बाद एक विशाल हाई लेवल मॉन्स्टर जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन खौलते तेल में जिंदा पक जाता है। इस पूरे कहर के पीछे हमारा प्रोटोगोनिस्ट है जो अपोकलिप्स से पूरी तरह कटकर एक अटूट बैरियर के अंदर बंद है। वह बाहर नहीं जा सकता, लेकिन उसके पास जरूरत की हर चीज है, बिजली, पानी, खाना, सब कुछ। वह रियल वर्ल्ड की किसी भी चीज को अपने स्टोर में रजिस्टर कर सकता है और मॉन्स्टर्स मारकर कमाए गए पैसों से बाद में खरीद सकता है। बाहर दुनिया जल रही है, लोग मदद के लिए चिल्ला रहे हैं और वह आराम से बैठा अपने सेफ जोन को धीरे धीरे बढ़ा रहा है। उसका लक्ष्य है शहर के दूसरे सिरे तक पहुंचना और अपने परिवार को बचाना, लेकिन उसके लिए उसे पागलों की तरह लेवल अप करना होगा। मजेदार बात यह है कि वह लोगों को अपने टेरिटरी के अंदर बुला सकता है जहां वे 9 से 5 वर्कर्स की तरह रहते हैं। सेफ घर, अच्छा खाना, लेकिन बदले में हमारे लड़के के लिए ग्राइंड करना पड़ेगा ताकि उसका आरामदायक मगर जानलेवा एम्पायर फैलता रहे। और हाँ, रैट गर्ल वाली बात मत ही छेड़ो जो उससे मदद की भीख मांग रही है। भाई फरी उठाने की कोशिश कर रहा है, अगला लेवल मैडनेस है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, या शायद जाऊं। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। एक अपार्टमेंट में एक लड़का चिप्स खाते हुए सोच रहा है कि टेक्निकली दुनिया पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, क्योंकि थ्योरी में वह अभी भी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। यही अच्छी बात है। बुरी बात यह है कि वह बिल्कुल अकेला है। पूरे 100 वर्ग मीटर के अपार्टमेंट में वही अकेला रहता है। माँ बाप, दादा दादी सब बाहर कहीं हैं। सुना है उसके पिता ने यह जगह खरीदने के लिए दिमागी हालत खराब कर ली थी। 200 मिलियन उधार लिया, फिर बैंक से और 200 मिलियन लोन, गैम्बलिंग, और किसी तरह यह अपार्टमेंट खरीद लिया। इसीलिए भले ही लड़का अमीर पैदा नहीं हुआ, फिर भी अच्छी जगह में रहने का सुख मिला। और जब अपोकलिप्स का शुरू हुआ, केओस फैला, उसने यहीं रुकने का फैसला किया। वह फोन देखता है और उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है क्योंकि कोई सिग्नल नहीं है। वह गहरी सांस लेता है, तभी जोरदार आवाज गूंजती है। मुड़कर देखता है तो कोई चीज उड़ती हुई सीधे खिड़की से टकराती है। वह डर के मारे पीछे गिर जाता है। मॉन्स्टर फिर से हमला करता है, लेकिन तभी शीशे पर मैसेज चमकता है। परमिशन के बिना कोई क्रीचर प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। वह थोड़ा शांत होता है क्योंकि यही वजह है कि वह अब तक जिंदा है। फिर भी गुस्से में दरवाजे को लात मारता है और गालियां देता है। एपोकलिप्स को 3 दिन हो चुके हैं और वह अब भी बाहर नहीं निकल सकता। पूरी तरह फंसा हुआ है। सिस्टम उसे बताता है कि सुपर रिक्लूज बाहर नहीं जा सकता। वह चिल्लाता है कि अगर ऐसा ही चला तो वह मर जाएगा। उसकी सबसे बड़ी समस्या खाना है। कल से बिजली बंद है। फ्रिज में जो बचा था वही खा रहा है और वह ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तभी सिस्टम में अचानक मैसेज आता है कि उसने लेवल 23 कैलिकन को हंट किया है और भारी एक्सपीरियंस मिला है। वह हैरान होता है, क्या वो वही बर्ड था? वह खिड़की से नीचे देखता है और देखता है कि गॉब्लिन्स उस क्रीचर को खा रहे हैं। ये तो एक दूसरे को भी खा जाते हैं। उसे समझ आता है कि मॉन्स्टर के उसके अपार्टमेंट से टकराने की वजह से यह हुआ होगा। तभी उसे एक नया स्किल मिलता है जो बताता है कि नियर बाय लूट ने रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं और कैलकुलेशन शुरू होती है। गॉब्लिन्स चीखते चिल्लाते सिर पकड़कर तड़पने लगते हैं। ऊपर देखते हुए सिस्टम अनाउंस करता है कि कैलकुलेशन पूरी हुई और उसे 22,131 मिलते हैं। 22,121 जैसे ही पैसे अकाउंट में आते हैं, लाइट्स जल उठती हैं। डिग्निटी प्रिजर्वेशन नाम का स्किल लेवल 1 एक्टिवेट होता है जो घर की सारी बेसिक फंक्शंस रिस्टोर कर देता है। पहले तो उसे समझ नहीं आता, फिर वह जोश में आ जाता है क्योंकि यही उसे चाहिए था। फ्रिज फिर से चलने लगता है, पानी आने लगता है, ओवन जल उठता है। सब कुछ अपोकलिप्स से पहले जैसा हो जाता है। वह बेवकूफ फोन भी चेक करता है कि शायद सिग्नल आ गया हो, लेकिन फोन घर का हिस्सा नहीं है। तभी उसे जमीन पर पड़ा एक अजीब यूएसबी दिखता है। पीसी में लगाता है और देखता है मां की फोटो जिसमें वह बच्चे को गोद में लिए है। फिर दूसरी फोटो जिसमें वही बच्चा उसकी गोद में है। पूरा खुशहाल परिवार। अफसोस कि शायद अब मॉन्स्टर्स उन्हें खा चुके हों। फिर भी वह बुदबुदाता है कि उसे किसी भी हालत में अपने परिवार को यहां लाना है, बैल्कनी की तरफ देखते हुए। तभी स्टोर विंडो पॉप अप होती है।
कमाई है तो खर्च करने की जगह भी होगी। वह व्यू आइटम लिस्ट देखता है और समझने की कोशिश करता है। उसे एहसास होता है कि यह पैसे से जुड़ा है जो मॉन्स्टर्स से मिले हैं। वह फिर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम दोहराता है कि लास्ट रिक्लूज बाहर नहीं जा सकता। लेवल कितना भी बढ़ जाए, बाहर नहीं निकल सकता। एक ही बात साफ है, मॉन्स्टर्स मारता रहेगा तो लेवल अप होगा और नई एबिलिटीज मिलेंगी। शायद कभी बाहर जाने का स्किल भी मिले। लेकिन सवाल यह है कि अंदर बैठे मॉन्स्टर्स मारे कैसे। नीचे उड़ते क्रीचर्स और खाया जा रहा कॉर्प्स देखकर उसे आइडिया आता है। किचन से पानी की बोतल भरकर बाहर फेंकता है। कम से कम आइटम्स बैरियर के बाहर जा सकते हैं। फिर वो पास पड़ा छोटा डंबल उठाता है और किस्मत आजमाने का सोचता है। तभी नीचे गॉब्लिन्स चिल्लाते दिखते हैं। बर्ड के टुकड़े उठाए हुए भागने वाले होते हैं तो वो चिल्लाता है, अरे भागो मत। वो फेंकता है और सीधा हिट करता है। फिर समझ आता है कि उसने गोब्लिन नहीं बल्कि बर्ड के कॉर्प्स को मारा है। अब उसके पास सिर्फ एक डंबेल बचा है। वह सोच रहा होता है कि वह बहुत कमजोर है। तभी गोब्लिन उसे देख लेते हैं, ऊपर नजर डालते हैं और सीधे उसकी बिल्डिंग की तरफ दौड़ पड़ते हैं। वह एक पल डरता है, फिर सोचता है शायद यह बुरा नहीं है। वह स्टोर इंटरफेस खोलता है और लिस्ट आइटम पर क्लिक करता है। सिस्टम उसके डंबेल को रजिस्टर करता है 6,991 की कीमत पर, बिल्कुल वही प्राइस जो उसने ऑनलाइन खरीदा था। लगता है रिक्लूज शॉप रियल वर्ल्ड प्राइसेस को मिरर करता है। तो वह फैसला करता है कि 2 और डंबेल खरीदे जाएं और वे सीधे उसके सामने गिर जाते हैं। अब उसके पास फेंकने की प्रैक्टिस करने का तरीका है। ऊपर से वह एक और फेंकता है और इस बार वह सीधा एक गॉब्लिन की खोपड़ी में घुस जाता है। वजन सिर्फ 3 किलो है, लेकिन न्यूटन का लॉ अपना काम करता है। वह गोब्लिन तुरंत मर जाता है और उसे फिर से 3,301 मिलते हैं। चारों तरफ खून फैल जाता है, जमीन लाल होने लगती है और बाकी गोब्लिन डर के मारे चीखने लगते हैं। वह ऊपर से लगातार बॉम्बार्डमेंट शुरू कर चुका है। 3 और डंबेल समन करता है, एक उठाता है और फेंक देता है। फिर से सीधा स्कल हिट खाते में और 2,500 कॉइन्स जमा होते हैं और उसी के साथ उसे एक नया स्किल मिल जाता है, वेयरहाउस, जो असल में एक ऑल्टरनेट डिमेंशन है जहां वह सामान स्टोर कर सकता है। वह तुरंत इसे खोलकर देखने का फैसला करता है कि यह कैसे काम करता है। सिस्टम पूछता है कि क्या वह कुछ स्टोर करना चाहता है। वह हाँ कहता है। तीनों डंबेल गायब हो जाते हैं। फिर वह रिट्रीव करने को कहता है और अगले ही पल वे वापस उसके हाथ में आ जाते हैं। तभी उसकी नजर जाती है कि उसके पास 2 मिलियन से ज्यादा हैं। तभी तो वह लगभग 16,000 आइटम्स खरीद पा रहा था। और अब जब वेयरहाउस काम करने लगा है तो उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है। पलक झपकते ही टॉप फ्लोर चमकने लगता है। सिस्टम सामने आता है और वो कमांड देता है कि डंबेल समन किए जाइए। अचानक सैकड़ों डंबेल उसके सामने मटेरियलाइज हो जाते हैं। आसमान से बारिश होने लगती है। यह अब सिर्फ हमला नहीं बल्कि सीधी टॉर्चर थी। नीचे खड़े बेवकूफ गॉब्लिन्स पूरी तरह कुचल दिए जाते हैं। सब कुछ पल भर में मर जाता है। वह फिर लेवल अप करता है और 59,000 कॉइन्स और मिलते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि वह जितना कमा रहा है उससे कहीं ज्यादा खर्च कर रहा है। उसे कोई ज्यादा एफिशिएंट तरीका ढूंढना होगा। डंबेल रेन के बाद वह अपने अपार्टमेंट की हर चीज को स्टोर सिस्टम में रजिस्टर कर देता है। कम से कम अब खाना और पानी की कोई चिंता नहीं रहेगी। लेकिन तभी सिस्टम नोटिफाई करता है कि उसका बैलेंस एक कम हो गया है। उसे समझ नहीं आता क्यों। शायद डिग्निटी प्रिजर्वेशन स्किल को मेंटेन करने का कॉस्ट है, या फिर फ्रिज चलाने की वजह से। जो भी हो, वह चिढ़ने लगता है। डंबेल रेन के बाद गॉब्लिन्स वहां से हट जाते हैं। वे इतने मूर्ख नहीं कि वहीं रुके रहें। उसके बाद से वह सिर्फ 2 ही क्रीचर्स मार पाया है। अब शिकार करना मुश्किल हो गया है क्योंकि आसपास सिर्फ लाशें पड़ी हैं। उसे नया तरीका चाहिए। वह सोचता है काश कोई और बेवकूफ कैलिकन आ जाए, उसकी लाश गिरे और दूसरे मॉन्स्टर्स स्कैवेंजिंग के लिए आए। और जैसे ही वह यह सोचता है, सच में एक कैलिकन आसमान से झपट्टा मारते हुए उस पर हमला करने आता है। वह डर के मारे भागता है, लेकिन मन ही मन सोचता है शायद भगवान ने उसे छोड़ा नहीं है। वह अंदर भाग कर आता है, एक लैडर से कुछ बांधता है और उसे बाहर लटका देता है। वह एक छोटा मिरर होता है। क्रीचर अपना रिफ्लेक्शन देखकर उस पर हमला करता है। वह खुशी से उछलने लगता है क्योंकि मॉन्स्टर लगातार बैरियर से टकरा रहा है। उसे लगता है कि अब तक तो मर ही गया होगा, लेकिन अजीब तरह से वह पंख फड़फड़ाता रहता है और अचानक गायब हो जाता है। वह ऊपर देखता है और वह अजीब चीज वहीं मंडरा रही होती है।
मुंह फैलाए उसे घूरते हुए सिस्टम वार्निंग देता है कि अनऑथोराइज्ड एंटिटी एंटर करने की कोशिश कर रही है। मॉन्स्टर लगातार बैरियर पर हमला करता रहता है और वह दुआ करता है कि बैरियर टूटे नहीं। वह शॉप खोलता है, किसी भी तरह मदद ढूंढने की कोशिश में। उसे समझ आ चुका है कि लूट तभी मिलता है जब मॉन्स्टर पास में मरे। इसी वजह से गॉब्लिन हंट हमेशा सक्सेसफुल नहीं होती थी, क्योंकि कुछ लाशें खींचकर ले जाई जाती थीं और वे किल्स काउंट नहीं होती थीं। मतलब अगर दूरी एक लिमिट से ज्यादा हो गई तो कैलकुलेशन फेल हो जाती है। वह यह गलती दोबारा नहीं करना चाहता। उसे एक ही वार में मारने का तरीका चाहिए। क्रीचर को बाहर तड़पते देख उसके दिमाग में आइडिया आता है। वह शॉप खोलकर ढेर सारा कनोला ऑयल खरीदता है, स्टोव पर चढ़ाकर उबालता है, एक पैन भरता है और फिर ऑयल को स्टोर में रजिस्टर करता है। लाइटर उठाकर एक टॉर्च बनाता है। मॉन्स्टर अभी भी बाहर मंडरा रहा होता है। वह ऊपर चढ़ता है, क्रीचर के ऊपर वाली छोटी खिड़की खोलता है और सारा खौलता तेल उसके सिर पर डाल देता है। मॉन्स्टर दर्द से चीखता है। वह टॉर्च जलाकर सीधा उसके शरीर पर फेंक देता है। आग उसे पूरी तरह घेर लेती है। वह मुस्कुराकर कहता है कि यह तो काम कर गया होगा। मॉन्स्टर बुरी तरह तड़पता है, तेल में लथपथ जमीन पर गिरता है और कुछ देर फड़फड़ाने के बाद मर जाता है। लेवल 27 कैलिकन। उसका लेवल 2 बार बढ़ता है और नई एबिलिटीज अनलॉक होती हैं। फिर सिस्टम लूट कैलकुलेशन पूरा करता है, 9 मिलियन। यह देखकर वह खुद भी दंग रह जाता है। कैलिकन सच में मारना मुश्किल होते हैं। जब तक कि आप अपने छोटे सीक्रेट हाउस से चीटिंग न कर रहे हो, तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि कुछ कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं और टेरिटरी एक्सपेंशन शुरू होगी। पूरा इलाका हिलने लगता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। अचानक एक अजीब ऑरा उसे घेर लेती है, जैसे उल्टे रंगों से बनी हो। वह सिर पकड़ लेता है और वह एनर्जी फैलती जाती है और किसी तरह वह नीचे वाली मंजिल पर रह रहे एक परिवार को महसूस करता है। जब ऑरा गायब होती है, तब सिस्टम उन लोगों को रजिस्टर करता है। सभी का सरनेम एक ही होता है, ट्रॉय। साफ है कि वे एक परिवार हैं। हैमजुन पिता, ताइवान मां, नान एक बेटी और सुआन दूसरी बेटी। नामों पर तो मां ने पूरी क्रिएटिविटी लगा दी होगी। सिस्टम बताता है कि उन्होंने सिटीजन बनने की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं और पूछता है कि क्या वह उन्हें सिटीजनशिप देना चाहता है। वह हिचकिचाता है और सोचता है कि मना करने पर क्या होगा। सिस्टम समझाता है कि सिटीजनशिप न मिलने पर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। वह समझ जाता है कि यह सीधी मौत होगी। मॉन्स्टर्स के बीच फेंक देना बहुत क्रूर होगा। सिर्फ एक परिवार है, इसीलिए वह चारों को सिटीजनशिप दे देता है। सिस्टम तुरंत कंफर्म करता है और उसे महसूस होता है कि उसकी पावर बहुत तेजी से बढ़ रही है। सिटीजनशिप सिस्टम के साथ उसे अल्टीमेट आइज नाम का स्किल भी मिलता है। घर के अंदर अब कुछ भी उसकी नजर से नहीं बच सकता। वह सोचता है कि शायद यह सिटीजन से जुड़ा हुआ है। फिर सिस्टम दिखाता है कि उसके पास ओनर डिक्लेरेशन है। उसकी परमिशन के बिना कोई भी इस घर में एंटर नहीं कर सकता। वह सिटीजनशिप मेन्यू खोलता है और चारों रजिस्टर्ड फैमिली मेंबर्स को देखता है। लेकिन तभी उसकी नजर एक और चीज पर पड़ती है। सूची में कुल मिलाकर लगभग 600 लोग दर्ज हैं। यह देखकर वह चौंक जाता है। यह क्या मजाक है? यह तो बिल्कुल एक लिटरल सिमुलेशन गेम जैसा है। अब वह थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि 600 कोई छोटी संख्या नहीं है। लेकिन साथ ही वह यह भी देखता है कि वह जितना सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा लोगों को मैनेज कर सकता है। यहां एक्सपीरियंस डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रस्ट लेवल है और यहां तक कि मिशन असाइनमेंट भी मौजूद है। यह देखकर उसे लगता है कि अब असली मजा शुरू हो रहा है। तभी प्रोटोगोनिस्ट को एहसास होता है कि वह यह कंट्रोल कर सकता है कि नागरिक अपने अनुभव का कितना हिस्सा उसके साथ शेयर करेंगे। और शायद यही असली की है ताकतवर बनने की। उत्साहित होकर वह देखता है कि वह किस तरह के मिशंस असाइन कर सकता है और पता चलता है कि मिशन वह खुद लिखता है, टाइम लिमिट खुद तय करता है, रिवॉर्ड खुद सेट करता है और पेनल्टी भी खुद। इसीलिए वह एक मिशन बनाता है, हंट 1 गोब्लिन। समय की सीमा 180 घंटे, इनाम थोड़ा सा अनुभव, दंड कोई नहीं। फिर वह रुकता है और सोचने लगता है, इनाम तो छोटा है, लेकिन अगर दंड जोड़ दी जाए तो शायद कुछ गंभीर, जैसे फेल होने पर मृत्यु। यह सोचकर ही वह खुद चौंक जाता है कि वह कितनी तेजी से 0 से 100 पर पहुंच गया है। वह सिर हिलाता है, नहीं, और मिशन कैंसिल कर देता है। लेकिन तभी उसे एक और डरावनी बात समझ आती है कि अगर वह चाहे तो उसके नागरिक किसी भी समय मर सकते हैं।
थियोरी में वह उन्हें कोई इम्पॉसिबल टास्क दे सकता है और उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। अब उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि उसकी पावर्स कितनी गहरी और खतरनाक हैं। वह फिर से अपनी अल्टीमेट आईज एक्टिवेट करता है और आसपास हो रही हर चीज देख सकता है। मां घबराकर पूछती है, हनी अब हम क्या करें? पिता जवाब देता है, हमें पानी चाहिए, सब प्यास से मर रहे हैं। वह कहती है कि उसे पता है, लेकिन पूछती है पानी कहां से लाए? वह जवाब देता है, पास में एक कन्वीनियंस स्टोर है, बड़ा वाला, शायद वहां कुछ बचा हो। तभी छोटी बेटियां रोने लगती हैं। मामी मुझे प्यास लगी है, डैडी को पानी लाने भेजो। बेचारा आदमी वहीं खड़ा सब सुन रहा होता है। बच्चे सच में रूथलेस होते हैं। पैर कांपते हुए भी वह खुद को कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश करता है और कहता है, डैड पर भरोसा रखो, मैं कर लूंगा। लेकिन पत्नी को उसका यह एक्ट बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लगता। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट अपनी विजन पावर डीएक्टिवेट करता है और समझ जाता है कि हालात उसकी सोच से भी ज्यादा खराब हैं। वह सिस्टम शॉप खोलता है और अपने स्टैट्स चेक करता है। उसके पास कुछ पॉइंट्स बचे होते हैं और वह सोचता है कि क्या उन्हें वेयरहाउस अपग्रेड करने में लगाया जाए ताकि कोई नया फीचर अनलॉक हो सके। वह अपग्रेड कंफर्म करता है। इसके बाद आइटम्स लिस्ट करने की लिमिट 20 हो जाती है और हर चीज पर 10% डिस्काउंट लागू हो जाता है। उसके पास अभी भी 2 पॉइंट्स बचे हैं। समझदारी इसी में है कि इन्हें डिग्निटी प्रिजर्वेशन या शॉप में लगाया जाए, क्योंकि आगे और भी नागरिक मिल सकते हैं। वह शॉप को लेवल 3 तक अपग्रेड करता है और अब वह 40 आइटम्स लिस्ट कर सकता है। और एक नया फीचर अनलॉक होता है, आइटम रेस्टोरेशन, यानी पुराने और खराब हो चुके सामान को बिल्कुल नया बना देना। यह उसे पूरी तरह वर्थ इट लगता है। वह फिर शॉप खोलता है, कुछ पानी और थोड़े टैंजराइन्स ऑर्डर करता है और जो उसे लगता है कि उसका आखिरी डिग्निटी पॉइंट है, उसे एरिया प्रिजर्वेशन अपग्रेड करने में लगा देता है। उसका प्लान है कि पड़ोसियों को बिजली और पानी दिया जाए, क्योंकि आगे चलकर यह एक अच्छा बार्गेनिंग चिप बन सकता है। डिग्निटी प्रिजर्वेशन स्किल लेवल 2 पर पहुंच जाती है और अब उसे वैसल्स रजिस्टर करने की एबिलिटी मिल जाती है। इसी बीच पिता बाहर जाने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन उसका आउटफिट देखकर लगता है, भाई मत जा, अपने परिवार को देख। फिर भी वह निकल पड़ता है और कहता है, सब लोग सुनो, डैडी बाहर जा रहा है, चिंता मत करो, जल्दी लौट आऊंगा। जो बेटियां पहले पानी के लिए रो रही थीं, अब घबराकर पूछती हैं कि क्या वह सच में जा रहा है। वह उन्हें भरोसा दिलाता है कि वह जल्द पानी और खाना लेकर लौटेगा, लेकिन साफ है आखिरी कि वे मॉन्स्टर्स के डर से कांप रही हैं। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां लड़कियां प्लेग्राउंड में सैंड कासल बना रही थीं और अचानक गॉब्लिन्स आ गए थे। वे जान बचाकर भागीं और सौभाग्य से उनके पेरेंट्स समय पर पहुंच गए और उन्हें बचा लिया। दोनों सच में हीरोज थे। अब वही याद पिता को फिर से कांपने पर मजबूर कर देती है। मां लड़कियों से रोना बंद करने को कहती है, जबकि पिता जानता है कि यह शायद आखिरी बार हो जब वह उन्हें देख रहा है। तभी अचानक कोई दरवाजे के पास आता है, बाहर से आवाज आती है और माफी मांगते हुए दरवाजा खोलने को कहा जाता है। आदमी अपने गोल्फ क्लब को कसकर पकड़ लेता है, यह सोचकर कि बाहर मॉन्स्टर भी हो सकता है या उससे भी कुछ बुरा। लेकिन जो भी है, अंदाजा यही है कि यह प्रोटैगनिस्ट ही होगा, जो देख रहा है कि बिल्डिंग में कोई जिंदा है या नहीं। पिता गार्ड पर रहता है, हमला करने को तैयार। बच्चे समझदारी दिखाते हुए अपने मुंह ढक लेते हैं ताकि आवाज ना निकले। तभी दरवाजा खुलता है और जो आदमी मॉन्स्टर्स से लड़ने जाने वाला था, वही अपने परिवार को ढाल बनाकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन किस्मत अच्छी थी, क्योंकि सामने कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि प्रोटैगनिस्ट था। दोस्ताना मुस्कान के साथ और हाथ में खाने का बैग लिए वह अपना परिचय देता है। किम जून, मैं बगल वाले घर में रहता हूं। पूरा परिवार स्टन्ड और इमोशनल हो जाता है। सोचो, मौत की तरफ बढ़ते हुए अचानक कोई वही लेकर आ जाए जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। पिता बोल ही नहीं पाता और बस बैग को देखता रह जाता है। यह क्या है? टैंजरीन्स, पानी। वह अपने कंफ्यूज्ड परिवार को देखता है। उन्हें इसकी सख्त जरूरत है और मना करने की कोई वजह नहीं। यही सोचकर वह लड़के को अंदर बुला लेता है। हालांकि बेटियां उसे शक की नजर से देखती हैं और साइड आई देती रहती हैं, क्योंकि उन्हें उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं। लेकिन प्रोटैगनिस्ट इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि परिवार ने खिड़कियों पर ब्लैकआउट कर्टन्स लगाए हैं और सब कुछ अंधेरा और शांत रखा है ताकि ध्यान ना जाए।
फिर भी उसे लगता है कि थोड़ी रोशनी ठीक रहेगी, तो वह अपनी पावर एक्टिवेट करता है और पूरा घर रोशन कर देता है। साफ है कि वह ऐसा प्रोटोगोनिस्ट नहीं है जो अपनी ताकत छुपाए। वैसे भी उसके डोमेन के अंदर उसे सब पर एब्सोल्यूट कंट्रोल है। चाहे तो वह किसी को मिशन दे सकता है, जैसे 1 सेकंड में अगले कमरे में जाओ, और फेल होने पर वहीं गिरकर मर जाए। लेकिन फिलहाल वह शांत है और बस पानी बांट रहा है। लड़कियां पानी पीकर उसे धन्यवाद देती हैं और वह उन्हें प्यारा सा महसूस करता है। वह उन्हें टैंजरीन्स ऑफर करता है और वे शर्माते हुए ले लेती हैं। माँ एक टैंजरीन लेकर कहती है कि वह अपनी बेटी के लिए छील देगी, और जैसे ही बच्ची खाती है उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है। पहली बेटी सुरक्षित खाने के बाद दूसरी बेटी सोचती है, मेरी बेवकूफ बहन नहीं मरी तो मेरे लिए भी सेफ है। और वह क्यूट तरीके से कहती है, मॉम मुझे भी दो। इसी के साथ नए नागरिकों का ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है, लॉयल्टी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और सोयोन की लॉयल्टी 30 से ऊपर चली जाती है। सून सबसे छोटी बेटी है और 30 पार करते ही वह वैसल के रूप में रजिस्टर हो सकती है। और तभी प्रोटैगोनिस्ट स्क्रीन पर कुछ और नोटिस करता है। उसका ट्रस्ट लेवल 57 है, लेकिन साथ में एक्सपेल नाम का एक ऑप्शन भी दिख रहा है और प्रोटैगोनिस्ट को वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। वह एक समय में सिर्फ 10 वैसल्स रख सकता है और साफ दिख रहा है कि आगे चलकर यह फीचर बहुत जरूरी होने वाला है। उसे ऐसे लोग चाहिए जो सच में उसके कमांड्स फॉलो कर सकें। लेकिन फादर की लॉयल्टी अभी भी 31 पर अटकी हुई है, जो एक बड़ी प्रॉब्लम है। उसे उस आदमी का भरोसा और बढ़ाना होगा। इसलिए जब फादर उसका धन्यवाद कर रहा होता है तो प्रोटैगोनिस्ट कहता है कि कोई बात नहीं, और उसे हॉलवे में थोड़ी देर बात करने के लिए बुला लेता है। बाहर आकर वह पूछता है कि क्या उन्हें सिटीजनशिप मिली है। आदमी सिर हिला देता है और बताता है कि करीब 30 मिनट पहले एक छोटा सा विंडो पॉपअप हुआ था और पूरे परिवार को सिटीजनशिप मिल गई। प्रोटैगोनिस्ट पूछता है कि उस दौरान कुछ स्पेशल हुआ था क्या, तो आदमी बताता है कि थोड़ी देर के लिए वे अपने शरीर हिला नहीं पा रहे थे। यहीं प्रोटैगोनिस्ट एक ऑफर देने का फैसला करता है। वह यंग जून से कहता है कि वह उसकी पुरानी शांत जिंदगी वापस दिलाने में मदद कर सकता है और गारंटी देता है कि अब कभी मॉन्स्टर्स उनके घर पर हमला नहीं करेंगे। फादर को यकीन नहीं होता और वह पूछता है कि क्या ऐसा सच में पॉसिबल है। प्रोटैगनिस्ट उसे भरोसा दिलाता है कि हां यह पॉसिबल है। अब फादर थोड़ा कॉशियस हो जाता है क्योंकि वह जानता है कि इस दुनिया में फ्री लंच जैसी कोई चीज नहीं होती। तो वह पूछता है कि इसमें कैच क्या है। प्रोटैगोनिस्ट बात को घुमा फिराकर नहीं कहता और साफ बोल देता है कि इसमें मरने का रिस्क है। इसके बावजूद आदमी सिर हिला देता है। वह ट्राई करने को तैयार है। उन्हें बस फूड और वाटर चाहिए और उसके लिए वह अपनी जान रिस्क में डालने को भी तैयार है, यहां तक कि जरूरत पड़े तो बेवकूफों की तरह मरने को भी। फिर प्रोटैगनिस्ट बताता है कि उसने पहले एक गोल्फ क्लब देखा था और पूछता है उसकी कीमत कितनी थी। आदमी कहता है पता नहीं, शायद 4 या 5 लाख। प्रोटैगनिस्ट सोचता है डैम, ये तो बिल्कुल एफिशिएंट नहीं है, बहुत ज्यादा महंगा है। अगर बस मेटल का टुकड़ा होता तो बहुत सस्ता पड़ता। इसीलिए वह डिसाइड करता है कि इसे रजिस्टर करना वर्थ नहीं है, क्योंकि आइटम्स ऐड करने की उसकी लिमिट है और लेवल बढ़ने के साथ नए आइटम्स रजिस्टर करना और मुश्किल होता जाएगा। फादर कंफ्यूज हो जाता है कि उसने प्राइस क्यों पूछी थी। प्रोटैगनिस्ट टालते हुए कहता है कुछ नहीं, बस क्यूरियोसिटी थी। फिर वो पूछता है कि क्या उसे याद है जिस दिन मॉन्स्टर्स पहली बार आए थे। जेन कहता है हाँ, वो वीकेंड था और बहुत डरावना था। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि यह तो ऑब्वियस है, जो लोग घर पर रहे होंगे वही बचे होंगे। उसे यह भी समझ आ गया है कि लो लेवल गॉब्लिन्स एडल्ट ह्यूमंस से कहीं ज्यादा कमजोर होते हैं। उन्हें डेंजरस सिर्फ इसलिए बनाता है क्योंकि वे ग्रुप्स में चलते हैं, लेकिन यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। इसीलिए अब प्रोटैगनिस्ट का प्लान सिंपल है, पहले एक आर्मी बनानी है। वह ह्यंजून से कहता है अब से तुम मेरे साथ रहोगे, हम और सर्वाइवर्स ढूंढने निकलेंगे। कुछ समय बाद वह नोटिस करता है कि ह्यंजून का ट्रस्ट लेवल बढ़ गया है। इस वक्त सिर्फ मदर ही है जो अब भी उस पर भरोसा नहीं करती। पूरे परिवार को एक साथ देखकर प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि काश वह भी अपने परिवार को वापस ला पाता। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, कराहने की, चीखने की, अजीब नॉइजेस की। वे बाहर देखते हैं और नीचे कुछ लोग गॉब्लिन से लड़ते दिखते हैं।
प्रॉब्लम यह है कि वह उनकी मदद कैसे करे। उसके पास तो सिर्फ डम रेन और फ्लेमिंग ऑयल जैसे अटैक्स हैं। नीचे लोग पूरी ताकत लगा रहे हैं। एक आदमी बेसबॉल गॉब्लिन के सिर पर मारता है और टकराते ही उसका सिर फट जाता है। एक लड़की 2 तीर सीधे उसके स्केले में मारती है। डेड सेंटर डैम। उसी दौरान बैट वाला आदमी आगे कूदकर एक और गॉब्लिन का सिर कुचल देता है। बाकी गॉब्लिन्स पैनिक में भागने लगते हैं। वह यहां से निकलो, डैम इट, ये सबको मार रहे हैं। फाइटर्स फॉर्मेशन बनाए रखते हैं, अपनी जगह टिके रहते हैं ऑरा फैलाते हुए। तभी एक लड़की को कुछ आता हुआ महसूस होता है। वह अपना बो निकालती है, एम करती है और वेट करती है, लेकिन वह क्या है? चिप्स का पैकेट। ऊपर से वह देखती है कि कोई लड़का उसे हाथ हिला रहा है और वह सोचती है, यह अजीब सा किड कौन है? जबकि प्रोटैगनिस्ट खुशी खुशी वापस हाथ हिला रहा होता है। तभी कोई उसके दरवाजे पर नॉक करता है। हमजिन एक बॉक्स लेकर खड़ा होता है। प्रोटैगनिस्ट उसे धन्यवाद देता है, लेकिन जैसे ही वह आदमी अंदर कदम रखने की कोशिश करता है, वह एक इनविजिबल बैरियर से टकरा जाता है। सिस्टम तुरंत मैसेज दिखाता है कि वह क्वालिफाइड नहीं है और घर में एंटर नहीं कर सकता। आदमी कंफ्यूज हो जाता है और सच कहें तो प्रोटैगनिस्ट भी। शायद कोई भी अंदर नहीं आ सकता, या शायद सिर्फ रजिस्टर्ड वैसल्स ही आ सकते हैं। ह्योंगजिन इसे इग्नोर करता है और बस वेपन्स के काम आने वाली चीजों से भरा बॉक्स उसे दे देता है। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट सिस्टम खोलता है और 5 बॉटल्स वाटर और 5 पैक्स इंस्टेंट नूडल्स ऑर्डर करता है। लगता है वह इन्हें फादर को देगा, लेकिन इंस्टेड वह कहता है कि इन्हें बिल्डिंग के एंट्रेंस पर रख दो। हायंजिन हेजिटेट करता है, कहता है कि यह रिस्की है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट समझाता है कि गॉब्लिन्स दिन में ज्यादा घूमते हैं। असली प्लान तो उन एडवेंचरर्स को अट्रैक्ट करना है जिन्हें उसने पहले लड़ते हुए देखा था, जो सच में फाइट करना जानते हैं। फूड देकर वह ऐसा इंसान बन सकता है जिसकी ओर लोग देखें, शायद इवन वर्शिप करें। वह योंगजुन से कहता है कि उसके पास प्लान है और बस उसे पूरा करना है। आदमी मान जाता है, कहता है कि यह मुश्किल नहीं है और फिर से धन्यवाद देता है। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट मिशन विंडो खोलता है और उसे एक ऑफिशियल टास्क असाइन करता है, नीचे जाकर बॉक्स रखना। रिवॉर्ड बस थोड़ी सी एक्सपीरियंस है। हाइजुन कंफ्यूज होकर देखता है, लेकिन यह बिल्कुल गेम के लेवल अप सिस्टम जैसा लगता है। प्रोटैगनिस्ट कंफर्म करता है कि बेसिकली यही है और जोड़ता है कि होंगजुन अभी लेवल 9 पर है। लेवल बढ़ने पर उसे और रिवॉर्ड्स मिलेंगे, इसीलिए वह उस पर डिपेंड कर रहा है। यह सुनकर आदमी का जोश बढ़ जाता है। आखिरकार स्ट्रांग बनने का एक रास्ता है। वह सावधानी से इमरजेंसी स्टेयर से एक स्टेप नीचे उतरता है और फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचता है। बाहर सब कुछ शांत लगता है, कुछ ज्यादा ही शांत। लेकिन जैसे ही वह साइड में देखता है, उसे कई डार्क शेप्स हिलती दिखती हैं और वह समझ जाता है कि यह मॉन्स्टर्स होंगे। भाई बस बॉक्स नीचे रख देना था, अपने पैरों के पास रख देता तो क्या हो जाता, लेकिन नहीं, उसे सबको दिखाना था कि वह कितना अनप्रिपेयर्ड और क्लमजी है और वह पूरा बेवकूफों की तरह मुंह के बल गिर जाता है। डैम, ये हार्श था, लेकिन सच में वो थोड़ा डिजर्व करता है। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो पहले ही सेल्फ डिफेंस में अंधाधुंध वार कर रहा था। और गेस व्हाट, सामने मॉन्स्टर नहीं बल्कि वही ग्रुप था जो पहले गॉब्लिन्स से लड़ा था। वे पूछते हैं कि वह ठीक है या नहीं। लकी बास्टर्ड दूसरी बार बिना वजह मरते मरते बचा है। इसी बीच सिस्टम प्रोटैगनिस्ट को नोटिफाई करता है कि कुछ अनरजिस्टर्ड लोग एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। वह तुरंत अल्टीमेट आईज एक्टिवेट करता है और देखता है कि हांजुन 3 स्ट्रेंजर्स के साथ अंदर आ रहा है। सब लोग एक ही बात कर रहे होते हैं कि इसी अपार्टमेंट से नूडल पैक्स गिरे थे। क्या इस जगह पर सच में इतना खाना है कि बांटा जा सके? प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि यह वही ग्रुप है जिसने गॉब्लिन्स से फाइट की थी। तभी सिस्टम एक नया मैसेज दिखाता है, उन्हें सिटीजनशिप देने का ऑप्शन ऑफर करते हुए। इस बार यह एक प्रपोजल है। टेरिटोरी एक्सपेंशन के दौरान वह आसपास के लोगों को जबरदस्ती सिटीजन्स बना सकता है, लेकिन अगर वे मना करें तो उन्हें एक्सपेल कर दिया जाता है। मगर इस बार सिस्टम उसे चॉइस दे रहा है, यानी वे उसके ऑफर को रिफ्यूज भी कर सकते हैं। तभी ऐसा लगता है जैसे उसके घर का कम्युनिकेशन कैमरा रिंगिंग करने लगता है। वह चेक करता है, सामने कमजीन है। वह पूछता है कि सब ठीक है या नहीं, और हजून कहता है कि हां। उसी पल सिस्टम उसे याद दिलाता है कि हाइजुन अभी भी एक मिशन के बीच में है और वह उस मिशन को एडिट कर सकता है।
वह डिसाइड करता है कि इसमें थोड़ा बदलाव करेगा और एक नया ऑब्जेक्टिव जोड़ता है, उन तीनों लोगों को खाने के लिए ऊपर ले आना। वह मिशन अपडेट करता है और भेज देता है। हाइजन अग्री कर लेता है, न्यूकमर्स को बात समझाता है और प्रोटैगनिस्ट को बताता है कि सब कंफर्म हो गया है। इसके तुरंत बाद प्रोटैगनिस्ट सिटीजनशिप प्रपोजल भेज देता है। क्योंकि उन्हें उसके टेरिटरी में एक्सेस मिल चुका है, वे ऑटोमेटिकली एंटर करने के क्वालिफाइड हो जाते हैं। सिटीजन्स की संख्या बढ़कर 10 हो जाती है और टोटल एक्सपीरियंस गेन 10% बूस्ट हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट काफी पम्प्ड महसूस करता है, लगता है और ज्यादा लोग लाने से और ज्यादा बोनसेस मिलेंगे। वह नोटिस करता है कि नए लोग रजिस्टर हो चुके हैं और जाहिर है उनके ट्रस्ट लेवल्स बेहद लो हैं। लेकिन जो चीज उसे सच में सरप्राइज करती है वह उनमें से एक है दोंगजिन नाम का एक आदमी। उसका लेवल 23 है, बिल्कुल उतना ही स्ट्रांग जितना कलिकनिन था जिसे उसने पहले मारा था। यह वही आदमी है जिसने बेसबॉल फेंकी थी और फिर गॉब्लिन का सिर कुचल दिया था। जैसा सोचा था, इतना स्ट्रांग इंसान अवेकेंड ह्यूमन ही हो सकता है। वह जानता है कि हथियार किसके हाथ में है, इस पर डिपेंड करता है। एक साधारण बेसबॉल भी डेडली टूल बन सकती है। और अगर उस इंसान की पावर इस सिस्टम से मल्टीप्लाई हो जाए तो वह मॉन्स्टर हंटिंग के लिए बेसिकली परफेक्ट है। ट्रस्ट, हालांकि उसे धीरे धीरे ही बिल्ड करना पड़ेगा। फिलहाल वह एक्सपीरियंस शेयर रेट 70% पर सेट कर देता है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है और अब उसे पता है कि बस इन्हें मिशंस असाइन करने हैं ताकि ये मॉन्स्टर्स हंट करें और वह बैठकर एक्सपीरियंस और कैश कमाता रहे। बेशक इवेंचुअली उसे उनसे फेस टू फेस मिलना ही होगा। आखिरकार यही लोग उसके अपने परिवार को ढूंढने की की भी हो सकते हैं। तभी अचानक दोंगजुन का ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है और सिर्फ उसका ही नहीं, सबका ट्रस्ट नॉन स्टॉप बढ़ रहा है। वह पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है, आखिर हो क्या रहा है। ओह, फॉर क्राइंग आउट लाउड, वह डैड पूरी तरह आउट ऑफ हिज माइंड है। वह सच में पूरे ग्रुप को अपने घर ले आया है। वाइफ पहले ही चिल्ला रही है, हनी तुम क्या सोच रहे हो? 2 बेटियों के रहते 6 हथियारबंद लोगों को घर ले आए। और वह बस कंधे उचका देता है। माय डियर वाइफ, क्या तुम भूल गई कि तुमने एक इडियट से शादी की है? बेचारी औरत, कोई वंडर नहीं कि वह प्रोटैगनिस्ट पर ट्रस्ट नहीं करती। वह तो अपने हस्बैंड पर भी भरोसा नहीं कर पा रही। वह उसे कुछ पकाने को कहता है। वह हेजिटेंट हो जाती है, कहती है पता नहीं मुझे करना चाहिए या नहीं, और मना करती रहती है जब तक वह यह नहीं कह देता कि यह प्रोटैगनिस्ट के लिए है। तब वह साई करती है और मान जाती है। न्यूकमर से कहती है कि थोड़ा वेट करें। वे सब पोलाइटली सिर हिलाते हैं और धन्यवाद कहते हैं। दोंगजून, जो बैट वाला आदमी है, पूछता है कि यह जून आखिर किस तरह का इंसान है। हन एडमिट करता है कि उसे खुद भी पूरी तरह नहीं पता, बस इतना जानता है कि वह उनका नेबर है और खाना बांटता है। दोंगजुन तुरंत समझ जाता है ऐसा इंसान डेंजरस ही होगा। हाइजून खुद भी थोड़ा ऑड बॉल है। फिर भी ग्रुप एक बात को लेकर श्योर है, यह जून कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि मेटा ह्यूमन है। और जिस तरह से वह इलेक्ट्रिसिटी, फूड और वाटर सप्लाई कर रहा है, उसकी एबिलिटी इंसेन ही होगी। वे इसे डिनाई नहीं कर सकते। इस नई दुनिया में वह प्रैक्टिकली एक गॉड जैसा है। फादर कहता है कि डिनर बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए वह सजेस्ट करता है कि सब फ्रेशन अप कर लें। एपोकलिप्स के बीच हॉट शावर को कोई मना नहीं करता। दोंगजून तुरंत समझ जाता है इसका मतलब क्या है। अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो बहुत सी चीजें अब भी काम कर रही होंगी। फादर मुस्कुराते हुए कंफर्म करता है कि हाँ, सबके लिए वार्म वाटर है। सब थोड़े फ्रीक्ड आउट हो जाते हैं और वो ब्रैग करने लगता है कि यह सब जेडन की पावर्स की वजह से है। उसके पास बाथरूम है, स्वीट है और यहां तक कि सुपर स्वीट भी है। सबके साफ होने के लिए प्लेंटी ऑफ स्पेस है। तभी वह पतला सा चश्मा लगाए आदमी, जो सच में ऐसा लग रहा है जैसे आधे पैकेट नूडल्स पर जी रहा हो, पूछता है, तुम्हें लगता है ये जिन किड सच में मेटा ह्यूमन है? दोंगजुन जवाब देता है, हाँ डेफिनेटली। जो भी इस जगह का ओनर है उसके पास इनसेन स्किल है, बस मुझे ही देख लो। मेरा इकलौता हथियार बेसबॉल बैट है। उसके पास खड़ा दोस्त मजाक करता है, रिलैक्स कर यार, उसे पीट कर उसका सामान ले लेना। दोंगजुन झिड़क देता है, वेक अप इडियट, हमें इस आदमी को इंप्रेस करना है, उसे लड़ना नहीं। दोस्त बड़बड़ाता है, रुको, तुम कह रहे हो कि बिना किसी को मारे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है?
हाँ, इसके तो कुछ स्क्रूज ढीले हैं, कोई कहता है। दोंगजुन साई करता है और सबको समझाता है कि भगवान के लिए कोई स्टूपिड हरकत मत करना, बस मेरी लीड फॉलो करना। उनका गोल है जितना पॉसिबल हो सके उतना खाना हासिल करना, इसलिए स्मार्ट यही है कि पता लगाया जाए जेन क्या चाहता है और उसे बिगाड़ा ना जाए। कम से कम वे पूरी तरह ब्रेन डेड तो नहीं है। सब अग्री करते हुए सिर हिला देते हैं। लेकिन फिर भी एक आदमी शेडी बिहेव कर रहा है, बोनहो नाम का। दोंगजुन उसके कंधे पर हाथ रखता है और ग्रुप से माफी मांगते हुए कहता है, यह सारा ट्रबल बेसिकली इसकी वजह से है। क्या तुमने ही वो चीजें बुलाई, इडियट? कोई छुटकी लेता है। लगता है तुम सच में सबको उसके घर पार्टी के लिए बुला लाए। बियानो कंधे उचका देता है। कोई बात नहीं, वह खुद आना चाहता था। लेकिन उनका लीडर कसम खाता है कि वे खाना लेंगे, इस जगह से निकलेंगे और उसकी ग्रैंडमा को रेस्क्यू करेंगे। वह बच्चा सिर झुका लेता है, सोचता है कि शायद बहुत देर हो चुकी है। उसकी ग्रैंडमा, जो बिस्तर से उठ भी मुश्किल से पाती थी, गॉब्लिन्स के ऐसे स्वॉर्म के सामने टिक नहीं पाती। दोंगजुन उसे शांत रहने को कहता है, बताता है कि जगह पास ही है और वे जल्दी जाएंगे, लेकिन बच्चा कन्विंस नहीं दिखता। तभी सबको एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। उसके पीछे, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, प्रोटैगोनिस्ट खड़ा है, हाथों में खाने से भरे बैग्स लेकर। कहता है कि वह मदद के लिए आया है। भाई, अगली बार अनाउंस कर दिया करो, कोई बेसबॉल से मुंह पर मार ही देता। अब डेंजर टल चुका है और सब लोग टेबल पर साथ बैठे हैं। मॉम एम्बैरेस्ड होकर माफी मांगती है कि जगह तंग है क्योंकि लोग ज्यादा हैं। दोंगजुन भी माफी मांगता है, कहता है कि बिना बताए आना उनकी गलती थी। तभी लग्जरी मील सामने आता है, राइस के साथ राइस। मॉम शाय होकर कहती है कि उसने बस जो बन पाया वही बनाया है, उम्मीद है उन्हें पसंद आएगा। लेकिन सच कहें तो राइस विद राइस भी उनके लिए फीस्ट है। कई दिनों से मिट्टी और कंकड़ खाकर जी रहे थे। खाना देखकर सबके मुंह से लार टपक रही है। ऐसे अपोकलिप्स में ऐसा हॉट मील किसी मिरेकल से कम नहीं। मॉम समझाती है कि यह सब उन इंग्रेडिएंट्स की वजह से है जो जून ने उसे दिए थे। उनके बिना वह सिर्फ थोड़े से टैंजरीन्स के साथ प्लेन राइस ही परोस पाती, बस वही। उसका ट्रस्ट लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है और अब यह 50 तक पहुंच चुका है। प्रोटैगनिस्ट काफी इंप्रेस है। दिलचस्प बात यह है कि वाइफ की लॉयल्टी हस्बैंड से भी तेजी से बढ़ रही है। इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग। सब लोग खाने के लिए उसका धन्यवाद करते हैं और जैसे ही मॉम उन्हें खाने को कहती है, सब खाना शुरू कर देते हैं। आंखें चमक उठती हैं और खुशी से लगभग कांपने लगते हैं। तभी उसे याद आता है कि उसने अपनी बेटी को खाना नहीं दिया, जो उसकी आस्तीन खींचकर खाने के लिए कह रही होती है। मॉम उसे प्यार से मना करती है और कहती है कि गेस्ट्स चले जाने के बाद खिलाएगी, लेकिन लड़कियां उसे अपने पास बुला लेती हैं, उसे अपने छोटे से ग्रुप में खींच लेती हैं और कहती हैं कि वह भी उनके साथ खाए। आओ, यहां बैठो। प्रोटैगनिस्ट पेरेंट्स की तरफ देखकर कहता है, तुम दोनों भी बैठकर खाओ, क्या इडियट्स की तरह खड़े रहने का प्लान है? ठीक है। फिर वे भी बैठ जाते हैं और सब मिलकर खाना शुरू करते हैं। खाते खाते प्रोटैगनिस्ट को एहसास होता है कि बहुत समय बाद उसने ऐसा खाना खाया है। जाहिर है उसे अपनी मां के हाथ का बना खाना याद आ जाता है। अब वह बस यही दुआ करता है कि उसका परिवार कहीं सुरक्षित हो। खाने के बाद एक छोटी लड़की को नींद आने लगती है और उसकी मां उसे गोद में उठाकर ले जाती है। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट गला साफ करता है और कहता है कि अब असली बात पर आने का समय है। वह पूछता है कि अगर ग्रैंडमदर का घर पास ही है तो वहां जाना पॉसिबल क्यों नहीं है। दोंगजान समझाता है कि प्रॉब्लम गॉब्लिन्स की है, उन्हें पार्किंग गराज से होकर जाना पड़ेगा और उन क्रीचर्स को अंधेरी बंद जगहें बहुत पसंद हैं। वह जगह तो बिल्कुल तिलचट्टों के घोंसले की तरह उनसे भरी पड़ी है। उसके हिसाब से वहां कम से कम कुछ हजार होंगे। प्रोटैगनिस्ट जानता है कि उसकी करंट एबिलिटी सिर्फ 30वीं मंजिल तक ही काम करती है, यानी ऐसी सिचुएशन में वह ज्यादा मदद नहीं कर सकता। दोंगजान आगे बताता है कि अपार्टमेंट की सारी कॉरिडोर्स उसी लोअर लेवल की तरफ जाती हैं, इसीलिए वहां जाने की किसी में हिम्मत नहीं है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि साइड स्ट्रीट्स की तरफ एग्जिट्स भी हैं। दोंगजुन सिर हिलाकर बताता है कि हां, वही उनका ओरिजिनल प्लान था, लेकिन वहां हालात और भी खराब हैं। वहां ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जो गॉब्लिन से कहीं ज्यादा डेंजरस लगते हैं। प्रोटैगनिस्ट पूछता है, कैसे मॉन्स्टर्स? दोंगजिन बताता है कि वे वुल्व्स या बेयर्स जैसे दिखते हैं।
बहुत बड़े और ताकतवर बीस्ट्स। वे बस इसलिए बच पाए क्योंकि वह मॉन्स्टर अकेले ही करीब 50 गॉब्लिन्स को मारने में बिजी था। हाँ, ये तो सच में और भी डरावना लगता है। वह जोड़ता है कि शायद वे सिर्फ इसलिए जिंदा निकल पाए क्योंकि वहां बहुत अंधेरा था। डॉग, जेयून कहता है कि यह अनअवॉइडेबल है। आखिरकार उन्हें ऐसे क्रीचर्स का सामना करना ही पड़ेगा। कहना आसान है जब वह अपने भरे पड़े अपार्टमेंट में आराम से बैठा है। लकी बास्टर्ड। दोंगजुन सहमत होता है, लेकिन कहता है कि उनकी भी लिमिट्स हैं। प्रोटैगनिस्ट भौहें चढ़ाकर पूछता है कि उसका मतलब क्या है। लड़की समझाती है कि क्योंकि वे बॉल्स और बोज का इस्तेमाल करते हैं, जो भी लगातार फेंकता रहता है वह आखिर में पूरी तरह थक जाता है। तब प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वह इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकता है, उसे बस उनके एरोज और बेसबॉल्स पर एक नजर डालनी है। आदमी उसे बॉल दिखाता है और तुरंत सिस्टम पूछता है कि क्या वह इसे रजिस्टर करना चाहता है। वह उसे पकड़ता है और यस कंफर्म कर देता है। वह एक बो भी रजिस्टर करता है जो अभी अच्छी कंडीशन में है। जाहिर है वह मूर्ख नहीं है, ऐसा वेपन उसके लिए भी परफेक्ट है। फिर वह पूछता है कि क्या सब लोग बोज इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई जवाब नहीं देता, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। वह उन्हें समन कर देता है और सबको कहता है कि इस मौके का फायदा उठाकर इन्हें चलाना सीखो। ग्रुप का ट्रस्ट लेवल थोड़ा और बढ़ जाता है और बियानो एक्साइटेड हो जाता है। सोचता है कि इस किड के साथ काम करने से शायद सच में उसकी ग्रैंडमदर को बचाने का मौका मिल जाए। पूरा ग्रुप अब पंप्ड है। बोझ हाथ में होने से वे कहीं तेजी से हंट कर पाएंगे। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट कहता है कि आगे बढ़ने से पहले उन्हें आसपास मौजूद गॉब्लिन्स की संख्या को बहुत कम करना होगा। दोंगजान पूछता है कि हंट कब शुरू होगी और किड जवाब देता है, कल। आखिर शाम हो चुकी है क्योंकि वह उन्हें ढूंढने तब निकला था जब सूरज ढल रहा था। प्रोटैगनिस्ट कहता है, जितना जल्दी हो उतना बेहतर, और दोंगजून भी सहमत होता है। हालांकि वह थोड़ा हेजिटेंट है, लेकिन जे यून जोर देता है कि लड़के की ग्रैंडमदर को जितनी जल्दी हो सके रेस्क्यू करना होगा। बच्चा पूरी तरह जोश में आ जाता है। दोंगजून को आइडिया अच्छा लगता है, लेकिन वह सोचता है कि वे यह करेंगे कैसे। जे चमैयुन बताता है कि वे बेट स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करेंगे। सब समझ जाते हैं कि वे मॉन्स्टर्स को ट्रैप्स में ल्यूर करेंगे, फिर भी सब थोड़ा नर्वस हैं। वे बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि सब प्लान के मुताबिक चले। तभी सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि किम जुन यानी फादर ने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है और उसे 30,001 का रिवॉर्ड मिला है। प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि पैसा भी उसके सिटीजन्स को लेवल अप करने की की हो सकता है, लेकिन वह इसे सिर्फ तब इस्तेमाल करेगा जब बहुत जरूरी होगा, और अभी ऐसा नहीं है। इसी के साथ हियनजून का ट्रस्ट 50 तक पहुंच जाता है और वैसल सिस्टम अनलॉक हो जाता है। जैसे ही वह उसे रजिस्टर करता है, हाइजून को अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस होता है और वह कहता है कि उसके साथ कुछ वियर्ड हो रहा है। आह, सही है, जे हन ने पहले एक लड़की को रिजेक्ट किया था, इसीलिए हाइजून उसका पहला ऑफिशियल वैसल बन जाता है। और इसके साथ ही जे को एक नई एबिलिटी मिलती है, समन वैसल, जिससे वह अपने वैसल को सीधे अपने पास बुला सकता है। हालांकि इसमें 2 घंटे का कूल डाउन है। इसके अलावा हुंगजुन अब लेवल 20 पर है, फर्स्ट सर्वेंट टाइटल के साथ और गोरिल्ला जैसी ताकत के साथ। फर्स्ट सर्वेंट होने के कारण वह जो भी एक्सपीरियंस और गोल्ड कमाता है वह डबल हो जाता है। ऊपर से जून की अल्टीमेट आइज उसके वैसल को घर के 5 मीटर रेंज के भीतर समन कर सकती हैं। लेकिन जिगुन को वैसल टैब के पास दिख रहे प्लस सिंबल को लेकर क्यूरियोसिटी होती है। जब वह चेक करता है, सिस्टम 1 मिलियन गोल्ड मांगता है वैसल को लेवल अप करने के लिए। यह प्राइस देखकर वह दंग रह जाता है। वह फिलहाल इसे इग्नोर करने का फैसला करता है और हाइजिन से पूछता है कि वह कैसा महसूस कर रहा है। आदमी कहता है कि उसे अजीब तरह से पावरफुल लग रहा है, जैसे वह अचानक बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया हो। क्या यह आपने किया? वह पूछता है। जेहन मुस्कुराकर कंफर्म करता है कि हां। फादर हैरानी से कहता रहता है कि उसे तो ऐसा लग रहा है जैसे वह कुछ साल यंगर भी हो गया हो। जेहन हंसता है और कहता है कि अगर ऐसा है तो वह भी मिशन में शामिल होगा। सिटीजन्स को 10% एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस और उसके वैसल को डबल मिलने से टोटल गेन्स बहुत ज्यादा होंगे। जेहन पूरा प्लान समझाता है। उसे जितने हो सकें उतने मॉन्स्टर्स मारने हैं।
बूढ़ा आदमी खुद को सीधा करता है, अब भी थोड़ा स्टिफ और ऑकवर्ड है, लेकिन कहता है कि वह पूरी कोशिश करेगा। प्रोटैगनिस्ट सिर हिलाकर कहता है कि वह उसी पर भरोसा कर रहा है। अगला सीन सीधे फर्स्ट फ्लोर का है। काले बालों वाला आदमी डोंगजून से कहता है कि इस एरिया में देखना बेकार है क्योंकि सब कुछ तबाह हो चुका है। लेकिन डोंगजून समझाता है कि जैसे जेन ने कहा था, उनके ग्रुप का मिशन रेस्क्यू है। हमें मिशन डिटेल्स दिखती हैं, इस बिल्डिंग के सभी सर्वाइवर्स को रेस्क्यू करके 30th फ्लोर पर लाना। डोंगजून आगे बताता है कि प्लान यह है कि सारे गॉब्लिन्स को अंदर ल्यूर किया जाए और कॉरिडोर्स में ही उन्हें खत्म कर दिया जाए। इसके लिए उन्हें बहुत से लोगों की जरूरत होगी और इसी वजह से सर्वाइवर्स ढूंढना सबसे जरूरी काम है। पूरा ग्रुप जोश से भर जाता है और कहता है कि वे रेडी हैं। अब शुरू करने का समय आ गया है। वे रूम 101 और 102 की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखते हैं सबके सब एकदम से जम जाते हैं। अभी 1 सेकंड पहले तक सब जोश में थे, लेकिन अब शौक में बस सामने देखते रह जाते हैं। सबसे पहले जो नजारा उन्हें दिखता है वह एक पूरा का पूरा परिवार है जो बेरहमी से मारा जा चुका है। साला, यह काम मुश्किल होने वाला है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा उन्होंने सोचा था। एक के बाद एक ऐसे डरावने सीन देखना किसी को भी तोड़ देता है। अगले रूम में खिड़कियां टूटी हुई हैं और अंदर मौजूद हर कोई मर चुका है। डोंगजान बस अपना चेहरा ढक लेता है और बड़बड़ाता है कि फर्स्ट फ्लोर पर अब कुछ भी नहीं बचा, उन्हें ऊपर जाना चाहिए। और वे ऊपर बढ़ते हैं। हॉलवेज खून और लाशों से भरी पड़ी हैं। तीसरी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते हालात थोड़े कम एपोकलिप्टिक लगने लगते हैं। हालांकि सच तो यह है कि शायद आगे किसी लॉक्ड रूम में भूख से मरा हुआ कोई इंसान मिल ही जाएगा। क्रीपी स्टफ। जब किसी भी दरवाजे पर नॉक करने पर जवाब नहीं मिलता तो वे अगला दरवाजा ट्राई करते हैं। आंखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल्स वाला एक आदमी झांककर बाहर देखता है और पूछता है कि क्या वे सच में रेस्क्यू टीम है। डोंगजुन कंफर्म करता है और आदमी तुरंत पानी की भीख मांगने लगता है। डोंगजुन उसे एक बोतल पकड़ा देता है। आदमी कहता है कि उसे सब कुछ समझाओ, तो डोंगजुन बताता है कि वे पास की अपार्टमेंट्स के सर्वाइवर्स हैं, दूसरों को रेस्क्यू करके कहीं ज्यादा सेफ जगह ले जाने आए हैं। लेकिन अचानक दरवाजा उनके मुंह पर बंद हो जाता है। कुछ पल बाद वह फिर खुलता है और आदमी माफी मांगता है, कहता है कि वह बस पैरानॉइड हो गया था, लेकिन अब से वह उन पर भरोसा करेगा। डोंगजुन उससे हाथ मिलाता है, अपना परिचय देता है और गयोंग और हायरन से कहता है कि वे उसे 30वीं मंजिल तक एस्कॉर्ट करें। 2 लड़कियों को गाइड करने भेजना रिस्की है। आदमी हेजिटेट करता है और पूछता है कि वे बिल्डिंग छोड़ने के बजाय ऊपर क्यों जा रहे हैं। तभी उसका बेटा भागता हुआ आता है और चिल्लाता है कि हेलीकॉप्टर्स आखिरकार सबको बचाने आ गए हैं। लड़कियां जल्दी से समझाती हैं कि कोई हेलीकॉप्टर्स नहीं है, लेकिन ऊपर खाना और गर्म पानी है। उसकी बेटी भी बाहर आ जाती है, एक्साइटेड होकर पूछती है कि क्या यह सच है, और वे उसे बताते हैं कि हां। यह सुनते ही बच्चे अपने फादर से टाइम वेस्ट न करने और उनके साथ चलने की जिद करने लगते हैं। आदमी समझ जाता है कि वह ज्यादा आर्ग्यू नहीं कर सकता और मान जाता है। अब सिटीजन्स की संख्या 40 हो चुकी है। इसके ऊपर टोटल एक्सपो और गोल्ड गेन सीधे 90% बढ़ चुका है। यह पागलपन है। प्रोटैगनिस्ट थ्रिल्ड है कि अब उसके पास 40 लोग हैं, भले ही ज्यादातर बूढ़े हों। कॉम्बैट के लिए आइडियल नहीं, लेकिन वह फिर भी एक ठीक इंसान है और जितनों की मदद कर सकता है करना चाहता है। डोंगजुन रिपोर्ट करता है कि उन्हें बस यही लोग मिले, यही टोटल है। उन्होंने 1 से लेकर 29 तक हर फ्लोर चेक किया। बहुत से लोग पहले ही मर चुके थे, लेकिन कुछ अब भी अपने अपार्टमेंट्स में जिंदा थे। प्रोटैगनिस्ट उनके काम की तारीफ करता है, सोचता है कि हाइजुन का अपार्टमेंट अब भरा पड़ा होगा, लेकिन इतना काफी है। वह अल्टीमेट आईज एक्टिवेट करता है और देखता है कि सब लोग काम में लगे हुए हैं, कुर्सियां उठा रहे हैं, रस्सियां बांध रहे हैं, केबल्स खींच रहे हैं, टैंक्स हिला रहे हैं। वह सिर हिलाकर कहता है, परफेक्ट, अब गॉब्लिन हंट का दूसरा चरण शुरू करने का समय है। हॉलवे में डोंगजुन सबको इकट्ठा करता है और प्लान समझाता है। उनका गोल है नीचे छिपे गॉब्लिन्स को बाहर ल्यूर करना। सबसे पहले वे पार्किंग गैरेज के B1 सेक्शन में जाएंगे। वहां वे 2 ग्रुप्स में बंटेंगे। एक ग्रुप मॉन्स्टर्स को खींचेगा और दूसरा उन्हें खत्म करेगा। उसके बाद वे अंदर गहराई में मौजूद गॉब्लिन्स को क्लियर करेंगे। B2F पर चश्मा लगाए आदमी ऑब्वियस सवाल पूछता है,
अगर गॉब्लिन्स हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा हुए तो, अगर वे आइसोलेटेड नहीं हुए तो, अगर हम उन्हें ल्यूर नहीं कर पाए तो, अगर हम बॉडीज के नीचे फंस गए तो। आर्चर लड़की उसे डांटते हुए कहती है कि इतना कावर्ड मत बनो, वह हर मॉन्स्टर के सिर में एरो ठोक देगी। वह कहता है कि वे ओवर कॉन्फिडेंट हैं और तभी पीछे से लो ग्राउल सुनाई देती हैं। सब पलटकर देखते हैं और वहीं वे खड़े हैं। लड़की तुरंत रिएक्ट करती है, बो खींचती है और 2 साफ हेड शॉट्स मारती है, एम्बॉट लेवल एक्यूरेसी। उसके बाद स्लेज हैमर वाला आदमी आगे बढ़ता है और गॉब्लिन का सिर टुकड़ों में तोड़ देता है। ये लोग सच में अच्छे हैं, बहुत अच्छे। तभी चश्मा वाला आदमी पूछता है कि उसने उसे दिया गया बो इस्तेमाल क्यों नहीं किया। उसी पल उसे एहसास होता है कि वह बिना बाव के लड़ने का इतना आदी हो चुका है। लड़की सबको बताती है कि गॉब्लिन्स की बॉडीज घुल रही हैं। यह जरूर जान की किसी और एबिलिटी का असर है। सबको जोश में देखकर दोंगजान कहता है कि आगे बढ़ो और B1 की तरफ चलो। बामू अब मुस्कुरा रहा है, शायद ये किड सच में उसके परिवार को बचाने का जवाब है। कई सिटीजन्स का ट्रस्ट लगातार बढ़ रहा है, जबकि प्रोटैगनिस्ट अपने रूम में बैठा सब मॉनिटर कर रहा है। उसका इरादा बस बैठकर देखने का नहीं था, लेकिन आखिर में यही सबसे अच्छा तरीका है सब मैनेज करने का। तभी बैंगो, जो अपनी ग्रैंडमदर को ढूंढ रहा था, आखिरकार 50 ट्रस्ट पॉइंट्स पर पहुंच जाता है, यानी अब उसे वैसल के रूप में रजिस्टर किया जा सकता है। जे हन के हिसाब से जितने ज्यादा वैसल्स उतना बेहतर। लेकिन एक चीज उसका ध्यान खींचती है, बाई हो का ट्रस्ट 55 है लेकिन लॉयल्टी 88। अजीब है मगर बुरा नहीं। वह तुरंत उसे रजिस्टर करने का फैसला करता है। अब B1F में एरोज चारों तरफ उड़ रहे हैं, हर दिशा में केओस है। और जैसे ही बैंगो अवेकेंड होता है, उसे अपने अंदर पावर का जबरदस्त सैलाब महसूस होता है। सब उसकी तरफ कंफ्यूज्ड होकर देखते हैं, समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। यहां तक कि गॉब्लिन्स भी जैसे अंधे हो गए हों। अंधेरे से अनगिनत आंखें चमकती हुई उभरती हैं, जिससे गॉब्लिन्स चीखने लगते हैं और पैनिक में अपने सिर पकड़ लेते हैं। डोंगजिन कहता है कि उसे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन जो भी है काम कर रहा है, उन्हें इसका फायदा उठाकर सबको खत्म कर देना चाहिए। लड़कियां और एरोज चलाती हैं, एक के बाद एक परफेक्ट हेडशॉट्स, और उनमें से एक तो ट्रिपल शॉट भी मार देती है, एब्सोल्यूट प्रिसिजन। फिर भी गॉब्लिन्स की संख्या बहुत ज्यादा है। पूरा हॉर्ड अब एक साथ टूट पड़ता है, जगह भर जाती है। सब पैनिक करने लगते हैं, चिल्लाते हैं कि गोब्लिन उम्मीद से कहीं ज्यादा है, शायद B2 वाले भी ऊपर आ गए हैं। वे एक दरवाजे से भागते हैं और उसे बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई गोब्लिन आर्म्स बीच में फंस जाती हैं, पागलों की तरह क्लॉइंग करती हुई। वे दरवाजा उन पर पटकते हैं, हड्डियां चटकती हैं, लेकिन फिर भी दर्जन भर गॉब्लिन्स अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तभी हेमुन चिल्लाकर सबको पीछे हटने को कहता है। वह अपनी गोरिल्ला स्ट्रेंथ एबिलिटी एक्टिवेट करता है और एक जबरदस्त वार से दरवाजा बंद कर देता है। कोई एग्जैजरेशन नहीं, गॉब्लिन्स के टुकड़े चारों तरफ उड़े होंगे। वह पूरी ताकत लगाकर दरवाजा थामे रहता है, चिल्लाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे उन्हें रोकना ही होगा। दोंगजुन ऊपर आने के लिए चिल्लाता है, कहता है कि अब सेफ है। उसी पल हाइजुन दरवाजा छोड़ता है, भागने के लिए मुड़ता है और तुरंत ठोकर खाकर मुंह के बल फर्श पर गिर पड़ता है। सच में यह आदमी अपनी ही मौत की स्पीड रन कर रहा है। किस्मत अच्छी थी कि बैट वाला आदमी गॉब्लिन को मार देता है जो उस पर झपटने वाला था, और उसे उठने को कहता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। पीछे से 5 या 6 गॉब्लिन्स पहले ही आ चुके हैं। जैसे ही एक गॉब्लिन उसकी टांग पकड़ता है, हिमजिन सबकी आंखों के सामने अचानक गायब हो जाता है। बैट वाला आदमी सन्न रह जाता है। उसे एहसास होता है कि अब वह पूरी तरह अकेला है। एक गॉब्लिन उस पर झपटता है। वह हथौड़ा घुमाता है और उसका सिर कुचल देता है, जबकि पीछे खड़े आर्चर्स हवा में एरोज की बारिश कर देते हैं, सामने दिखने वाले हर क्रीचर को गिराते हुए। पूरी टीम एरोज का तूफान छोड़ देती है। उसी दौरान सर्वाइवर सीढ़ियों से ऊपर भागते हैं, लेकिन गॉब्लिन्स का एक पूरा स्वॉर्म अब भी उनके ठीक पीछे दौड़ता चला आ रहा है। थियोरेटिकली देखा जाए तो यही प्लान था। नेक्स्ट चैप्टर। चांदनी में कई बेयर जार्डर जैसे मॉन्स्टर्स गॉब्लिन्स को नोच नोच कर खा रहे हैं। मानना पड़ेगा ये काफी वाइल्ड है, लेकिन कम से कम इस स्टोरी में मॉन्स्टर्स आपस में भी लड़ते हैं, सिर्फ इंसानों को ही टारगेट नहीं करते, जो ज्यादा लॉजिकल लगता है। ऊपर हाइजुन
जीहून के सामने ढह जाता है, हांफते हुए कहता है कि वह ऑलमोस्ट मर ही गया था। उसका पूरा शरीर खरोंचों से भरा है, खड़े होने की कोशिश कर रहा है और खुद भी कंफ्यूज्ड है कि वह वहां पहुंचा कैसे। जाहिर है जून सब कुछ अपनी अल्टीमेट आईज से शुरू से देख रहा था और थैंकफुली समन वैसल स्किल ने परफेक्टली काम किया। हमजून लंगड़ाता हुआ खड़ा है, उसके पैर बुरी तरह फटे हुए हैं। वह पूछता है कि आखिर हुआ क्या। जेएन बस इतना कहता है कि कम से कम वह जिंदा तो है और ऐसी चोटें ठीक होने में ज्यादा टाइम नहीं लेंगी। लेकिन जून समझ जाता है कि अब मेडिकल सप्लाईज पर रिसर्च शुरू करने का समय है। वह अपने अपार्टमेंट के अंदर जाता है और याद करता है कि उसकी मां हमेशा उसके लिए एक छोटा सा फर्स्ट एड किट रखती थी। ऐसी दुनिया में यह चीज बेहद वैल्यूएबल है। प्रॉब्लम यह है कि वह सिर्फ 40 आइटम्स ही स्टोर कर सकता है, इसलिए वह डिसाइड करता है कि सब कुछ एक बॉक्स में रखकर पूरे बॉक्स को ही स्टोर कर ले। हाँ, ये आइडिया काम कर गया। डैम, मैं तो जीनियस हूं, वह सोचता है, प्रोटैगनिस्ट जितना ही जीनियस। कहीं मैं भी रीइंकार्नेटेड तो नहीं? पता नहीं, लेकिन उसे इतना पता है कि पूरा किट 77,000 का पड़ता है। फिर वह उस बार बार गिरने वाले सोपफुट आदमी को बुलाता है और जख्म दिखाने को कहता है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वह डिसइंफेक्ट करेगा। आदमी हल्की सी कराह निकालता है, लेकिन इससे उसका ट्रस्ट फिर बढ़ जाता है। ऑनेस्टली प्रोटैगनिस्ट सोचता है, मुझे तो नहीं पता मुझे इस आदमी का ट्रस्ट चाहिए भी या नहीं। बेकार इडियट, मैं बस इसलिए जिंदा रख रहा हूं क्योंकि इसकी वाइफ और 2 बेटियां हैं जिन्हें वो इसकी जरूरत है। किस लिए यह भी साफ नहीं, शायद इमोशनल सपोर्ट। वह उसकी मदद करता रहता है और सोचता है कि बाकी लोग कैसे कर रहे होंगे। देखने का सबसे अच्छा तरीका अपनी आईज का इस्तेमाल करना है, तो वह अल्टीमेट आईज एक्टिवेट करता है। उधर वही हॉलवे है। फ्लैश बियर्ड बैरिकेड के पीछे से निकलता है और एक और गॉब्लिन के सिर में साफ एरो मारता है, जबकि दूसरा आदमी हथियार से लगातार वार कर रहा है। सबके हाथ में बोज हैं, गॉब्लिन्स पर एरोज बरस रहे हैं। ये टीम सच में बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने बैरिकेड्स बना ली हैं, एनिमीज को अंदर खींच रहे हैं, अपनी ही एलीज को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। लेकिन उसने जल्दी तारीफ कर दी। तारीफ करते ही एक आदमी को पीछे से गॉब्लिन पकड़ लेता है। बॉनहो चिल्लाकर उसे सावधान करता है और खुद दौड़कर आगे बढ़ता है, 3 गॉब्लिन्स को एक साथ तोड़ते हुए। वह पूरी तरह पोजेस्ड लग रहा है, सीधा लड़ाई में कूदकर सब कुछ तहस नहस कर देता है। बाकी सब बस देखते रह जाते हैं। ब्यामहो इतना जबरदस्त लड़ सकता है, मुझे पता ही नहीं था। प्रोटैगनिस्ट देखता है और समझ जाता है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बामहो पहले ही लेवल 30 पर है और अब उसने टेलीपोर्ट स्किल अवेकन कर ली है। वह मेंटल पावर से स्पेस के आर पार मूव कर सकता है, जहां तक देख सकता है वहां तक, यहां तक कि दूसरों को भी साथ ले जा सकता है। लेकिन डिस्टेंस और लोगों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, एनर्जी उतनी ही ज्यादा बर्न होगी। प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि उसे वैसल के रूप में रजिस्टर करना बिल्कुल सही फैसला था, उस फादर से तो कहीं बेहतर। एक और गॉब्लिन के सिर में एरो धंसता है और दोंगजिन सबको आगे बढ़ने के लिए चिल्लाता है। वे पूछते हैं वाटर टैंक कहां है और कोई चिल्लाकर कहता है कि रेडी है। बाइमो सीढ़ियों से दौड़ता हुआ ऊपर आता है, बैरिकेड के ऊपर से कूदता है और सब लोग छिप जाते हैं। टैंक पलट दिया जाता है और सारा पानी गॉब्लिन्स पर गिर जाता है। फिर आवाज आती है एक्टिवेटेड, और डैम, उनके पास सच में प्लान था। फर्श पर बिछी वायर्स और पानी, हर तरफ इलेक्ट्रिक करंट फैल जाता है। सारे क्रिएचर्स फ्राई हो जाते हैं। शानदार स्ट्रैटेजी, ब्रूटल थी लेकिन स्मार्ट भी। प्रोटैगनिस्ट को जबरदस्त एक्सपीरियंस मिलता है, 3,30,001, और वह लगभग बेहोश हो जाता है। एक्सपेंशन, वह सोचता है। ऊर्जा का एक गोला बाहर फूटता है और गोब्लिन की तरफ फैल जाता है। सिस्टम अलर्ट देता है, हॉस्टाइल एंटिटीज डिटेक्टेड, कमेंसिंग रिमूवल। क्रीचर्स लिटरली डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और उसे और भी ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। उसे लगता है कि यह स्टोरी उस चाइनीज डोमेन सिस्टम वाली कहानी की याद दिला रही है, लेकिन उससे भी बेहतर। इसी बीच पार्किंग लॉट के एक कोने में गोब्लिन पागलों की तरह मुक्के मार रहे हैं। तभी उनमें से एक कुछ अजीब नोटिस करता है, पीछे देखता है और वहां एक विशाल बियर खड़ा है। वह गोब्लिन को निगलने लगता है। गोब्लिन पैनिक में चीखते हैं, बेयर उन्हें चीरता है, फेंकता है, उनके पास कोई चांस नहीं।
पार्किंग लॉट पूरी तरह केओस बन जाता है। गॉब्लिन्स की चीखें, बेयर बॉडीज उछाल रहा है, लेकिन अब गॉब्लिन्स बेयर की गर्दन और चेहरे को काट रहे हैं। ये एक असली ब्रॉल है। उसके जबड़े और सिर पर काटा जा रहा है और बेयर पूरी तरह बर्जर्क हो जाता है। सब कुछ एक्सप्लोड हो जाता है। फिर अचानक क्या, बेयर को सिटीजनशिप मिल जाती है और वह बेयर असल में एक औरत थी। हे भगवान, ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। जो भी इसे हैंडल करने जितना ब्रेव है कर ले, मैं आउट। प्रोटैगनिस्ट अब भी हिला हुआ है क्योंकि वह यह सब अनफोल्ड होते देख रहा है और सोच रहा है कि वह कौन है। ओह, यांजू लेवल 33, ट्रस्ट 9 और एबिलिटी ऑफ द ग्रेट बेयर रैंक 1। प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह स्टंड है। और फिर कुछ खूबसूरत होता है। मिशन में हिस्सा लेने वाले सब लोगों का ट्रस्ट 50 से ऊपर जाने लगता है। इसका मतलब है कि अब उन्हें वैसल्स के रूप में रजिस्टर किया जा सकता है। सबसे पहले प्रोटैगनिस्ट डूकू को प्रमोट करता है। उसे थर्ड सर्वेंट का टाइटल मिलता है और वह स्टील नाइट एबिलिटी अवेकन करता है। इसके साथ ही उसे एक हैलबर्ड और पूरा आर्मर सूट मिलता है जो उसके पूरे शरीर को ढंकता है, रैंक बी। प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि फादर जो लेवल 20 पर था उसे रैंक सी एबिलिटी मिली। डिक्सू जो लेवल 25 पर था उसे रैंक बी और बैंगो जो लेवल 30 पर था उसे टेलीपोर्टेशन अवेकन हुई। असल में उल्टा है। अवेकन होते ही उनका लेवल उस स्किल के रैंक से तय होता है। रैंक पूरी तरह रैंडम लगती है और लॉयल्टी का उस पर कोई असर नहीं दिखता क्योंकि हेंजुन, फादर जिसकी लॉयल्टी ज्यादा थी, उसे रैंक सी मिला, जबकि डॉक्सू जिसकी लॉयल्टी कम थी फिर भी रैंक बी मिल गया। प्रोटैगनिस्ट यह समझने की कोशिश करता है कि आखिर हाई रैंक स्किल्स किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि यह जानकारी क्रिटिकल है अगर उसे और ज्यादा हाई रैंक वैसल्स चाहिए। आखिर सबसे बुरा यही होगा कि वह किसी को रजिस्टर करे और बाद में पता चले कि उसकी एबिलिटीज बेकार हैं। तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि अब वह स्टेयर्स, एलिवेटर्स और हॉलवेज के जरिए फ्रीली मूव कर सकता है। प्रोटैगनिस्ट एलिवेटर के सामने खड़ा होता है, अल्टीमेट आईज एक्टिवेट करता है और तुरंत देखता है कि वही लड़की यंजू गॉब्लिन्स के बीच गिरती हुई नजर आ रही है। वह हाइजन को बुलाता है। ओ भाई, फिर से उसे मिशन पर भेज रहे हो? मत करो। आज छोड़ो, ठीक है। उसने बस उससे कहा कि नीचे जाकर उस लड़की को ले आओ। अगर किसी को मरना ही है तो अकेले मरे, यही बेहतर है। उधर सीढ़ियों पर मौजूद लोग पूरी तरह कंफ्यूज्ड हैं। जब गॉब्लिन्स जल रहे थे, फ्राई हो रहे थे, तभी अचानक वे एक्सप्लोड हो गए। दोंगजून को पूरा यकीन है कि इतनी पावरफुल चीज सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है। यंजून को याद आता है कि उसने पहले भी सोचा था कि यह बच्चा अजीब है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके पास रनिंग वाटर और हॉट शावर्स थे, बल्कि खाना बनाने में उसकी वाइफ ने जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए थे वो भी उसी से आए थे। अब तो बात समझ से बाहर होती जा रही है। इस बच्चे के पास बहुत ज्यादा हाई एबिलिटीज हैं। यहां तक कि बैंगो जो पहले बेहद शाय था, जून से मिलने के बाद अचानक मॉन्स्टर स्लेइंग मशीन बन गया। अब सबको यकीन हो गया है कि ऐसी दुनिया में बस एक ही कंक्लूजन है, उन्हें किसी भी हालत में इस लड़के को अपने पास रखना होगा। यही एक तरीका है जिससे वे सरवाइव कर सकते हैं। तभी फादर गॉब्लिन्स के एक झुंड में कूद पड़ता है बेयर गर्ल को बचाने के लिए।